कोई काम नहीं हो रहा इस देश में। सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले बात करते हैं। आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था। कर्नाटक के चुनाव में हर गली में, हर घर में, हर चौक पर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, 40% वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाह है 2024 पर और निशाना बना रहे हैं परिवारवाद। कौन इस देश में, अब इस देश की जनता सब आपका समझ गई। नहीं, 1.5 घंटा तक हम लोग भाषण उनका सुनते रहे और 1.5 घंटा तक उन्होंने सिर्फ INDIA गठबंधन पर ही बोलते रहे। बहुत घबराहट में है, बहुत परेशान है कि देश को अगर बचाना है और लोकतंत्र को अगर बचाना है, अगर जिस देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करना है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो बिहार तो आगे रहता है, आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इतना भी तो लाज शर्म थोड़ा रखिए। क्योंकि आज जो देश की हालत है, आज जो देश की स्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है। हम लोगों ने 1975 का आपातकाल भी देखा था, इमरजेंसी भी हम लोगों ने देखी थी। इमरजेंसी में जो स्थिति थी, उससे भी आज बदतर स्थिति इस देश की हो चुकी है। कोई काम नहीं हो रहा इस देश में। सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है। हर काम उसके नाम से हो रहा है। कोई भी चीज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित होगा। भाई, अभी एक साधारण बात हम आपको बता रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया लगा के भारत सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण कराया और नए संसद भवन का निर्माण करा। हम सब लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि संसद भवन है बना हुआ और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता है? हजारों करोड़ रुपया लगा के, लेकिन बनाया मोदी जी ने। और 4 महीना पहले, 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया। मोदी जी ने उद्घाटन किया और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा, और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता था। और सिर्फ इसलिए उद्घाटन किया गया कि नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें लिखा जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा रहे हैं। अभी देखा, कुछ दिन पहले हमने, 4-5 दिन पहले, उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अरे बदल, अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बात जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान वो करने वाले। इसलिए खतरनाक स्थिति है देश में और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है आज देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। जो लड़के नौजवान लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ गोड़ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था वो विभाग था डिफेंस। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था, घूम घूम के हर जिला में दौड़ होता था और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान, 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था। उन सारी नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ? आपने भावना भड़का के इस देश की जनता को बरगला के कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को आपने भड़काने का काम किया और उनकी भावना को भड़का के आपने वोट लिया, शासन में आए और उसके बाद भूल गए। इन्होंने कहा कि 15 लाख सब काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, इनके शासन काल में रहते रहते विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया इस देश का काला धन लेके विदेश चला गया। 1 रुपया काला धन तो ला नहीं पाए और बाकी 3 लोगों को काला धन लेके भेज दिया इन्होंने। भावना भड़का के वोट लेने का काम किया इन्होंने। अब नहीं बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं कि रोजगार देंगे। 2019 में पुलवामा की एक घटना हुई थी, पूरे देश बहुत ही, पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में। पूरे देश को तकलीफ था, हर घर में, हर गांव में, हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में। और इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि ये सेना सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए। 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा सड़क की बिना जांच किए हुए सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए।
सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जबान बंद रखिए। हमारे बनाए हुए गवर्नर नहीं थे, कोई नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, उनको राज्यपाल आपने बनाया था। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर तथ्य नहीं है उसमें, तो आपको अगर साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। और अगर खंडन नहीं कर सकते हैं तो जो भूल आपने किया है, अपने 40 आपके भूल के कारण जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए इस देश की जनता से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए। तो 2014 का चुनाव तो 2 करोड़ में निकल गया, 2019 का चुनाव पुलवामा में निकल गया। अब 2023 में क्या करेंगे जुमला? अब नया जुमला कुछ निकालेंगे, इसलिए कि 2014 में जब इन्होंने वादा किया और चुनाव के बाद जब एक एबीपी न्यूज में के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी को उन्होंने कहा कि भाई ये वादा आप लोगों ने किया था, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सब चुनाव के टाइम में जुमला बोला जाता है, चुनाव के टाइम में ये सब जुमला कहा जाता है वोट लेने के लिए। अरे भाई, इस देश की जनता, इस देश की जनता को जो आप वादा कर रहे हैं उसको जुमला कर रहे हैं। और आप जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और लोकतंत्र के रक्षक बने हुए। आप 2023 में क्या बोल रहे हैं? 2014 तो निकल गया जुमला में, पहला जुमला में 2 करोड़ और काला धन लाएंगे और हर खाता में पहुंचाएंगे। 2019 में पुलवामा निकल गया। 2023 में अभी पार्लियामेंट में, संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था तो बड़ा गला फाड़ के उन्होंने कहा कि अबरी अगर हम फिर आ गए तो देश का तीसरा आर्थिक संपन्न देश, ये विश्व का तीसरा देश बनेगा। अरे भैया, कहां से बनेगा? एक डॉलर का कीमत 82 रुपये 83 रुपये होते जा रहा है। आपका देश आर्थिक रूप से कैसे संपन्न करोगे, इसका रोड मैप इस देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे हो? जुमलेबाजी करते। अभी लाल किले पर भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस 3 से लड़ना है। भ्रष्टाचार पर तो हमने भाषण सुना था आपका। आप जब अमेरिका गए थे अभी 1-1.5 महीना पहले, और जब अमेरिका से लौट के आए तो भोपाल में आपने भाषण दिया और आपने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता हैं 70,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे ऐसे करके हाथ करके भाषण दे रहे थे। 70,000 करोड़ का जमीन घोटाला, तो सिंचाई घोटाला, क्या घोटाला, कई तरह के घोटाले हैं। और 36 घंटा के अंदर सभी घोटालेबाजों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल में और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना देने का आपने काम किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, कर्नाटक के चुनाव में हर गली में, हर घर में, हर चौक पर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, 40% वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख प्रचार करके आप थक गए। बजरंगबली जी का भी आपने नाम लिया, जय बजरंगबली बोलो और कमल छाप पर वोट बटन दबाओ। बजरंगबली जी ने भी कहा कि भाई तेरा पाप से तो तुम्हारा घड़ा भर गया है, हमको बजरंगबली को काला बीच में ला रहे हो भैया, हमारा जान छोड़िए, अपना पाप से समटिए। अच्छा, हार गए चुनाव। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप लोग को आश्चर्य होगा यह जान के कि महाराष्ट्र में
वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको इसी सरकार ने, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी वहां और एनसीपी के उन नेताओं को इन्होंने, ईडी ने जेल में बंद किया था और जेल में बंद किया था, वैसे लोगों को फिर से अपनी पार्टी में लाके और मंत्री बना देने का काम किया और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। परिवारवाद पर भाषण दे रहे हैं, परिवारवाद की चर्चा कर रहे हैं। भाई नाम जुड़ाएं, अनुराग ठाकुर से लेके, दुष्यंत सिंह से लेके, रविशंकर प्रसाद से लेके, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री के पुत्र विधायक, कौन नहीं है वहां, सिद्धारमैया, सारा तो आपका परिवारवाद भरा हुआ आपके पार्टी में, और आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। अरे परिवारवाद पर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा हक है? आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया, अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। निगाह है 2024 पर, निशाना बना रहे हैं परिवारवाद। कौन इस देश में, अब इस देश की जनता सब आपका समझ गई। अब कर रहे तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तो कोई नहीं कर रहा, तुष्टीकरण तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, धार्मिक उन्माद समाज में कैसे फैले। क्योंकि अगर धार्मिक उन्माद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं करिएगा तो वोट कौन देगा आपको? अब तो जनता आपका समझ गई है कि आपने पूरे देश की जनता को छलने का काम किया है, आपने देश की जनता को छला है। तो इसलिए अब देश की जनता तो जान गई है। अब आप पर कौन भरोसा करेगा, अब आप पर कौन विश्वास करेगा? तो धार्मिक उन्माद फैलाते। भाई इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का। हिंदू भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन वो आस्था रखते हैं मन से, आस्था मन से रखते हैं, सड़क पर उसका प्रचार नहीं करते हैं। और आप अगर एक मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए किसी मंदिर में, तो 3 दिन तक पूरे देश के टेलीविजन पर चलता रहेगा कि मोदी जी इसका, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में गए, कैसे उन्होंने चरण स्पर्श किया, कैसे उन्होंने सर झुकाया, कैसे उन्होंने जल चढ़ाया। यही काम 3 दिन तक चलता रहेगा पूरा देश में। तो तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं। हम लोग तो इस देश में, इस देश का जो संविधान है कि सर्वधर्म का सम्मान होगा, उस देश के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग तो इस सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और आप संविधान मोदी जी के नाम से लिखना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं, हर काम अपने खाते में करना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन नहीं है, उसका नाम है INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, कौशलेंद्र जी तो थे ही, बहस हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव पर। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था तो आपको अपना उपलब्धि न बताना चाहिए था कि भाई 9 साल में हमने ये काम किया। नहीं, 1.5 घंटा तक हम लोग भाषण उनका सुनते रहे और 1.5 घंटा तक उन्होंने सिर्फ INDIA गठबंधन पर ही बोलते रहे। बहुत घबराहट में है, बहुत परेशान है। और ये उपलब्धि आपकी पार्टी के सम्मानीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने पूरे देश को एक करने का काम किया। लेकिन है बहुत घबराहट में थे।
बहुत घबराहट में थे। और इसलिए आल बल अनाप शनाप जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं। अरे आप जितना बोलते हैं, पूरे संसद में, संसद के बाहर पत्रकार लोग कह रहे थे कि आज तक इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषण नहीं दिया था जैसा इन्होंने दिया। भाषण उनके स्टैंडर्ड का था ही नहीं। प्रधानमंत्री का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड का भाषण उनका था ही नहीं, लेकिन है। अब घबराए हुए हैं तो क्या करिएगा। तो इसलिए आपकी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ गई है, इस परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है कि देश को अगर बचाना है और लोकतंत्र को अगर बचाना है, अगर जिस देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करना है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा और आपको हर घर तक, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचना पड़ेगा और दस्तक देना पड़ेगा कि देश में खतरा है, देश खतरे की स्थिति में। तो इसलिए साथियों, मीडिया की बात आप करिए। देखिए, मीडिया उडिया के बारे में हम बता देते हैं। ये जितना आपका देश भर का चैनल है, हम यहां जो पत्रकार साथी हैं उनके बारे में हम नहीं कर रहे। इनका तो मन रहता ही है, बाहर में हम लोगों से भी लोकसभा में कहते हैं लोग कि क्या करेंगे सर, ऊपर का यही दबाव रहता है, ऊपर का यही दबाव रहता है कि यही चलाना है। तो मीडिया तो है अलग, लेकिन मीडिया का, पूरे मीडिया का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वहां बैठा हुआ है। नंबर 2, वो जैसे जैसे धागा घिसता है वैसे वैसे मीडिया घूमता है, वैसे वैसे मीडिया घूमता है। तो इसलिए मीडिया को देखिए, आप लोग भी देखिए, मनोरंजन के लिए देखिए। उसमें इंटरटेनमेंट वाला भी चैनल आता है, इंटरटेनमेंट वाला चैनल देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, वो सब देखिए, कुछ ज्ञान बढ़ेगा। न्यूज के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उनका न्यूज टोटल वही रहता है, एक तरफा न्यूज रहता है, वो एक तरफा न्यूज रहेगा। इसलिए कि उनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई और है। हमसे कई मीडिया वाले लोग कहते हैं कि इंटरव्यू दीजिएगा, हम का इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन आप पहले बता दीजिए। नहीं, आप पहले बता दीजिए कि आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने आपको क्या लाइन दिया है इंटरव्यू लेने के लिए, वो जान लें हम। तो इसलिए हम देते ही नहीं है इंटरव्यू। चलते चलते कोई बाइट ले लेता है, जितना मन करता है उतना छापता है। पर पटना में कर्पूरी सभागार में एक सम्मेलन हो रहा था, हमने कहा कि भाई, जो व्यक्ति बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? आप ही लोग बोलिए, जो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हमने यही बात कह दिया। तो एक टीवी चैनल ने 3 दिन तक उस पर डिबेट चलाया, और डिबेट चलाया कि इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में अभ्रंश शब्दों का इस्तेमाल किया। अरे भाई, बहुरूपिया अभ्रंश शब्द है क्या? जो बहुरूप धारण करता है उसको घर घर में, गांव गांव में बहुरूपिया कहा जाता है। हमने कहा भैया चलाते रहो, जितना लोग नहीं सुना होगा मेरा बतवा, तुम्हारा टीवी के माध्यम से सब जान जाएगा कि प्रधानमंत्री इस देश का बहुरूपिया है। और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी का 154 रूप का फोटो हमने लगा के और उसको ट्वीट कर दिया। हमका देश की जनता देखे कि ये प्रतिदिन कौन सा रूप बदलते हैं। आप बैठ जाइए, कबाड़ दीजिएगा, टाइम आएगा तब। अभी थोड़ा टाइट रहिए, अभी चुनाव तक ऐसे टाइट रहिए, जब मौका आएगा तब कबाड़ दीजिएगा। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों मीडिया का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में। जो व्यक्ति के बारे में सराफ साहब चर्चा कर रहे थे, कितना करोड़ का बात बोल रहे थे आप? विश्व का 3रा स्थान पर पहुंच गया था, विश्व के 3रा स्थान पर पहुंच गया था एक व्यक्ति।
उसी के हाथ में है पूरा मीडिया का कंट्रोल। तो उसको बना दिया विश्व का। जब हम देखे, एक बार अखबार में हम देखे कि फलना एक आदमी पैसा के मामले में धनी के रूप में विश्व में इनका तीसरा स्थान आ गया, तो हमको आश्चर्य लगा कि भाई बहुत मेहनती आदमी होगा, बहुत कर्मठ आदमी होगा। तो हमने पूरा गूगल में सर्च किया तो मालूम हुआ कि 2014 के पहले हिंदुस्तान में उनका स्थान 113वां था और 7 साल में वो हिंदुस्तान 113वां पार करके विश्व के तीसरा स्थान पर पहुंच गए। इतना तेज गति से उनका उन्नति हुआ। तो यही है, तो उन्हीं के कंट्रोल में है, सारा मीडिया उसी के कंट्रोल में है। तो इसलिए मीडिया पर भरोसा मत करिएगा, मनोरंजन के लिए जरूर देखिए। और पूरा मनोरंजन के लिए जितना उसमें आता है, बहुत तरह का कृष्ण लीला, रामायण हम भी देखते हैं, वही सब सीरियल देखते रहते हैं, वही सब सीरियल देखते हैं, वही सब सीरियल देख के टाइम पास कर लेते हैं। न्यूज चैनल हम कभी ऑन नहीं करते और कभी हम न्यूज देखते ही नहीं। तो इसलिए न्यूज देखिएगा भी मत। हम आपसे भी करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के अगर सिपाही हैं, न्यूज मत देखिएगा, बाकी का काम करिए। तो इसलिए साथियों, आपसे हम एक आग्रह करने के लिए आज इस अवसर पर हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप जनता दल यू के कर्मठ साथी हैं। जनता दल यू का दायित्व है, आपका फर्ज है कि आप मुस्तैदी से नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। हम सबको तो गर्व है इस बात का, हम सबको तो इस बात का गर्व है कि हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जो भी वादा किया, एक तरफ तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई ये चुनावी जुमला है, और 2015 में नीतीश कुमार जी ने क्या वादा किया था बिहार की जनता को? 7 निश्चय की योजना, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय का सारा 7 निश्चय 2020 के पहले नीतीश कुमार जी ने पूरा करके सरजमीन पर उतार देने का काम, यह है वादा। 2012 में उन्होंने वादा किया कि अगर बिहार में बिजली में दिखने लायक परिवर्तन नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। और आज हम सबको यह गर्व है कि बिहार में बिजली की स्थिति सुधर गई। तो ये हमारे नेता हैं। अभी ठीक कर रहे थे माननीय विजय चौधरी जी, उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी ने जिस काम को शुरू किया 2015 में, हर घर बिजली पहुंचाने का काम, उसको भारत सरकार ने 2017 में राष्ट्र की योजना बनाया। जो उन्होंने हर घर नल का जल योजना 15 में शुरू किया, उसको 2020 में भारत सरकार ने अपने 19 में अपनी योजना बनाई। तो बिहार तो आगे रहता है, आप उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इतना भी तो लाज शर्म थोड़ा रखिए कि कहिए कि भाई नीतीश कुमार जी इतने परिपक्व नेता हैं, इतना उनका सोच विकास के प्रति इतनी सजग है कि जो वो करते हैं उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। ये कहने का साहस तो आपको होना चाहिए। गए थे अभी अमित शाह जी हमारे क्षेत्र में, लखीसराय। अब बताइए, अपना तो कुछ काम बोले नहीं, अपना तो कोई काम नहीं बोले, हमारे ही क्षेत्र में गए थे लखीसराय में, और उन्होंने कहा कि मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी की सरकार ने खोला कि नहीं खोला, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज मोदी जी की सरकार ने खोला कि नहीं खोला, हर घर में नल का जल पहुंचा देने का काम मोदी सरकार जी ने किया कि नहीं किया। अरे भाई, ये तीनों योजना में 1 रुपया आपका नहीं लगा हुआ है अमित शाह जी, 1 रुपया भी आपका नहीं लगा हुआ है। ये नीतीश कुमार जी ने अपने बलबूते पर खोला, और मैंने उसी समय उनको जवाब दिया। तो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अभी देखिए, 3 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है अभी एक सीएजी का रिपोर्ट। सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सरकार के सभी विभागों का लेखा जोखा का हिसाब देखता है। अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, हम कहीं टीवी पर देख रहे थे,
और क्या कहा है सीए जी ने? कहा है सीए जी ने कहा है कि मालूम है आयुष्मान भारत की योजना इन्होंने चलाई, बड़ा पीठ थपथपाते थे, बहुत पीठ थपथपाते थे। आयुष्मान भारत योजना हमने चला दिया, 5 लाख लोगों को मिलेगा और अपना इलाज कराइए, कार्ड बनाइए। और उस सीए जी ने लिखा है कि सिर्फ 4 टेलीफोन नंबर से, एक एक नंबर से 500 लोगों ने 5-5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत का उठाया है। ये घोटाला नहीं है तो और क्या, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भारतमाला के बारे में कहा है, सारा पैसा एक आदमी को दे दिया गया भारतमाला योजना में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से। तो इसका जवाब न दीजिए इस देश की जनता को, और आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार पर। तो जरा भ्रष्टाचार पर बोलना हो तो अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, अपने गिरेबान में झांक के दीजिए आप। और इतिहास भूगोल का भी ज्ञान नहीं है उनको। इस देश के प्रधानमंत्री बनना और इतिहास का ज्ञान रखना, ये दोनों बहुत अंतर है, इस दोनों में बहुत अंतर है। अब कह रहे थे, एक बार आए पटना में, कहे इतिहास कहे कि सिकंदर महान ने गंगा के किनारे, गंगा के तट पर सिकंदर महान ने बिहारियों को हराया था। अरे भाई, इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले देश का तो ज्ञान ले लीजिए, देश के बारे में कुछ जानकारी तो प्राप्त कर लीजिए। ब्यास नदी के किनारे सिकंदर का युद्ध हुआ था पंजाब। ब्यास नदी को गंगा नदी पहुंचा दिए। कहां ब्यास नदी, कहां गंगा नदी, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं भाई, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तक्षशिला के बारे में कह दिए कि बिहार में तक्षशिला था। अरे तक्षशिला तो पंजाब पाकिस्तान में है भैया, पाकिस्तान के क्षेत्र में है तक्षशिला। तक्षशिला तो आपका पंजाब प्रांत में के रावलपिंडी जिला में है तक्षशिला। अब आप तक्षशिला बिहार में बना दे रहे, तो ये सब ज्ञान भी नहीं है, लेकिन भावना को भड़का के वोट लेना। तो इसलिए हम साथियों आपसे आग्रह करने आए, आपसे विनती, आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे करने आए हैं कि आप नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, हम सब उनके सिपाही हैं, और हम सबों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम को हम घर घर तक पहुंचाएं, और इनका झूठ का जो पुलिंदा है उसको जनता के सामने खोल के एक एक उसका पुर्ची पुत्री निकाल के और चीर फाड़ करके देश की जनता के सामने रख दे, ताकि 2024 में जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।